हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूआरडीपीएफआई गाइड स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोविजन फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। तो जो हेल्थ फैसिलिटीज और एजुकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है उसके लिए यूआरडीपीएफआई ने क्या गाइडलाइन दी है, क्या प्रोविजंस होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस प्रोवाइड comprehensive framework for provision of education and health facilities in urban areas। जो एजुकेशन है और हेल्थ फैसिलिटीज है आर क्रिटिकल कंपोनेंट्स फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरिया। जो भी अपना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हेल्थ फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल आपके हॉस्पिटल्स और स्कूल बिल्डिंग्स जो हैं वो एक क्रिटिकल कंपोनेंट्स है जो कि सोशल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। यूआरडीपी फाइव स्टैंडर्ड्स फॉर दी एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज अगर हम बात करते हैं, यूआरडीपी फाइव गाइडलाइंस प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स फॉर द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज इन अर्बन एरियाज। The guidelines suggest that the provision of education and health facilities should be based on the population size, growth rate, and availability of the land in the urban area। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जो आप पॉपुलेशन सजेस्ट कर रहे हैं वो पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ रेट, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं एजुकेशन फैसिलिटीज की बात करता हूँ, प्राइमरी स्कूल की बात करता हूँ, प्री प्राइमरी स्कूल की बात करता हूँ। तो प्री प्राइमरी स्कूल जो है 2500 पॉपुलेशन पे सर्व करता है और उसका एरिया है वो 0.08 हेक्टेयर होना चाहिए। टू बी लोकेटेड नियर दी पार्क, मतलब ये जनरली ऐसा होना चाहिए कि इसके आसपास कोई एक गार्डन या छोटा सा पार्क अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ये अदर कंट्रोल्स हैं। प्राइमरी स्कूल्स की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी स्कूल जो है 1 to 5th तक प्राइमरी स्कूल होगा अपने पास और स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जनरली 500 तक हो सकती है। पॉपुलेशन पर सर्व्ड, मतलब पॉपुलेशन जो है 5000 पॉपुलेशन का अगर कोई गांव है या एरिया है तो वहां पर हम जो है प्राइमरी स्कूल ओपन कर सकते हैं। एरिया पर स्कूल जो है 0.40 हेक्टेयर होगा, स्कूल बिल्डिंग जो है 0.20 हेक्टेयर की और प्लेफाइड एरिया जो है 0.20 हेक्टेयर का। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्री प्राइमरी नर्सरी स्कूल जो है उसका एरिया रिक्वायरमेंट कितना होता है, वो आएगा आपका 0.08 हेक्टेयर। प्राइमरी स्कूल के लिए एरिया रिक्वायरमेंट कितना होता है, 0.40 हेक्टेयर। स्कूल बिल्डिंग के लिए उसमें 0.20 और प्लेफाइड एरिया के लिए 0.20। अदर कंट्रोल्स क्या बोलते हैं कि जो मिनिमम प्लेफाइड एरिया है वो 18 बाई 36 मीटर का होना चाहिए बच्चों के इफेक्टिव प्ले के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो होता है जहां पर 1000 बच्चे पढ़ सकते हैं, 7500 पॉपुलेशन पर सर्व किया जाना चाहिए और स्कूल का एरिया जो है 1.8 हेक्टेयर, जो एनबीसी जो है नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसमें से 0.60 हेक्टेयर स्कूल बिल्डिंग का एरिया होना चाहिए। 1 हेक्टेयर के आसपास जो है खेलने लायक एरिया होना चाहिए और 20 हेक्टेयर जो है वो पार्किंग एरिया हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पार्किंग एरिया कितना हो सकता है, तो आपका आंसर होगा 0.20 हेक्टेयर। Clarified area are with minimum of 68 into 126 मीटर टू बी इंश्योर्ड फॉर इफेक्टिव प्लेट। तो ये अदर कंट्रोल्स हैं कि इतना कम से कम अपने को एक ओपन एरिया देना है ताकि बच्चे वहां पर इजीली खेल सकें। अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन स्कूल विद हॉस्टल, जहां पर हॉस्टल में लोग बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ वहां पर 1500 है, पॉपुलेशन जो सर्व है वो 90,000 टू 1 लाख है। एरिया पर स्कूल 3.5 हेक्टेयर, स्कूल बिल्डिंग के लिए मतलब जो हॉस्टल्स है उसके लिए स्कूल बिल्डिंग 0.70 हेक्टेयर, प्लेफाइड एरिया लगभग 2.5 हेक्टेयर और पार्किंग एरिया 0.30 हेक्टेयर। टू बी लोकेटेड नियर स्पोर्ट फैसिलिटी, क्योंकि हॉस्टल्स में जो है आसपास एक बड़ी स्पोर्ट फैसिलिटी के आसपास अगर हॉस्टल अवेलेबल होंगे तो बच्चे उसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे, तो ये कंट्रोल होता है। इंटीग्रेटेड स्कूल विद हॉस्टल फैसिलिटी, क्लास 1 to 12 1500 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, 90,000 से 1 लाख पॉपुलेशन है। एरिया जो है ये सॉरी ये विदाउट हॉस्टल था और ये हॉस्टल था, है ना। तो विदाउट हॉस्टल जो है आपका वो आ जाएगा 3.5 हेक्टेयर और ये आ जाएगा 3.90 हेक्टेयर। सेम रहेगा, बस इसमें रेजिडेंशियल एरिया जो हॉस्टल एरिया है वो 0.40 हेक्टेयर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, स्कूल फॉर फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए 400 की स्ट्रेंथ के लिए लगभग 50,000 पॉपुलेशन के आसपास, 45,000 पॉपुलेशन के आसपास सर्व होना चाहिए। इसका एरिया 0.70 हेक्टेयर होना चाहिए, स्कूल बिल्डिंग 0.20 हेक्टेयर, खेलने के लिए 0.30 हेक्टेयर, पार्किंग एरिया 0.20 हेक्टेयर नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग। ये भी किसी पार्क और स्पोर्ट फैसिलिटी के आसपास होना चाहिए। मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए 10 लाख पर जो है एक स्कूल होना चाहिए और 0.20 हेक्टेयर का होना चाहिए। ये भी पार्क और नॉन नॉइज जोन के आसपास अवेलेबल होना चाहिए। अगर मैं हेल्थ केयर फैसिलिटी की बात करूं, द साइज ऑफ हॉस्पिटल डिपेंड्स अपॉन द हॉस्पिटल बेड रिक्वायरमेंट which in turn is function of the size of population itself as per the Indian Public Health Standard 2012। the calculation of number of bed
इज बेस्ड ऑन द एनुअल रेट ऑफ एडमिशन एज 1/50 पॉपुलेशन। मतलब एक जना जो है साल भर में अगर 50 लोग हैं तो उसमें से एक व्यक्ति जो है साल भर में एडमिट होता है अस्पताल में। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे जो जनरली है 5 दिन मानी गई है कि जो एक व्यक्ति अगर बीमार हो रहा है 50 पॉपुलेशन में साल भर में एक बार तो 5 दिन उसमें रुकेगा। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया पॉपुलेशन साइज डिस्ट्रिक्ट वेरी 50,000 टू 15 लाख। फॉर द पर्पज ऑफ द कन्वीनियंस द एवरेज साइज ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज टेकन दी 1 मिलियन पॉपुलेशन। मतलब 10 लाख पॉपुलेशन ले ली गई है। बेस्ड ऑन द assumption द नंबर ऑफ बेड्स रिक्वायर्ड फॉर 10 लाख पॉपुलेशन इज नंबर ऑफ बेड्स पर ईयर। मतलब आप देखिए 10 लाख है, 10 लाख में से एक जना 50 में से जो है बीमार होता है और 5 दिन के लिए, तो नंबर ऑफ बेड्स डेज पर ईयर मतलब लगभग 1 लाख अपने पास बेड डेज होने चाहिए। 1 लाख के लिए अगर वो 100% पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए 365 दिन में ऑन एन एवरेज जो आपका अस्पताल होगा वो 275 बेड का अस्पताल जो है 10 लाख की पॉपुलेशन पर आपके पास होना चाहिए। नंबर ऑफ बेड्स रिक्वायर्ड विद 80%, अगर 80% पे काम करता है तो लगभग 220 जो है बेड्स का हॉस्पिटल अवेलेबल होना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि जो बेड्स रिक्वायर्ड अगर 80% फैसिलिटी पे काम कर रहा है तो नंबर ऑफ बेड्स रिक्वायर्ड होंगे वो कितना आएंगे आपके 220, और 100% पे आएगा 275। इन्होंने फॉर्मूला बनाया है एवरेज निकाल के। कुछ और हेल्थ केयर फैसिलिटीज की मैं बात कर लेता हूँ। डिस्पेंसरी की बात करते हैं। 15,000 पॉपुलेशन पर एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए जिसका एरिया 0.8 टू 0.12 हेक्टेयर होना चाहिए। सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नर्सिंग होम, चाइल्ड वेलफेयर एंड मेटर्निटी सेंटर जो है 25 से 30 बेड का होना चाहिए। 1,50,000 से 1 लाख पॉपुलेशन के बीच में होना चाहिए। 0.20 टू 0.30 हेक्टेयर के लिए एरिया रिक्वायर्ड होना होता है। एक पॉलीक्लिनिक, सम ऑब्जर्वेशन बेड, 1 या 2 ऑब्जर्वेशन बेड होते हैं यहाँ पर 1 लाख पॉपुलेशन पे सर्व किया जाना चाहिए। 20 टू 30 हेक्टेयर जो है वो होना चाहिए। ठीक है। अगर इंटरमीडिएट हॉस्पिटल की बात करें तो 80 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए जो कि 1 लाख पॉपुलेशन पे सर्व करता है। टोटल एरिया 1 हेक्टेयर। एरिया फॉर हॉस्पिटल इज 0.60 हेक्टेयर। एरिया फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन 0.40 हेक्टेयर। इंटरमीडिएट हॉस्पिटल की मैं बात करूं तो एक कैटेगरी ए का है, 1 लाख पॉपुलेशन पर आपको 200 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। इनिशियली जो है 100 बेड प्रोवाइड कर सकते हैं, बाद में जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग उसको बढ़ा सकते हैं। इसका एरिया 3.70 हेक्टेयर होना चाहिए। एरिया फॉर हॉस्पिटल 2.7 हेक्टेयर होना चाहिए। एरिया फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जो है 1 हेक्टेयर के आसपास। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास बड़ा हॉस्पिटल होता है लगभग 200 बेड का होता है, इनिशियली 100 बेड आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका टोटल एरिया जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा 9 हेक्टेयर होता है। एरिया फॉर हॉस्पिटल जो है 6 हेक्टेयर होता है। एरिया फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग 3 हेक्टेयर। ठीक है। तो ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखने पड़ेंगे आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। जिसमें पहला आपका डिस्पेंसरी आएगा, उसके बाद 15,000 पॉपुलेशन सर्व्ड आ जाएगा, उसमें एरिया रिक्वायर्ड जो है आपका 0.8 टू 0.12 आ जाएगा डिस्पेंसरी के लिए, है ना। और मैक्सिमम एरिया जो है आपके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आ जाएगा लगभग 9 एकड़। इंटरमीडिएट हॉस्पिटल के लिए आप याद रख लेंगे 3.7 एकड़। ठीक है। आगे चलते हैं। स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो 200 बेड का, इनिशियली 100, 1 लाख। सेम 3.70, 2.70 और 1 हेक्टेयर का अकोमोडेशन। जनरल हॉस्पिटल जो आपका होता है वो 500 बेड का होता है। इनिशियली आप उसमें 300 बेड प्रोवाइड कर सकते हैं। हर एक 2.5 लाख पॉपुलेशन पे सर्व किया जाता है। टोटल एरिया जो इसका 6 हेक्टेयर कंपलसरी है। हॉस्पिटल का एरिया 4 हेक्टेयर और अकोमोडेशन का एरिया 2 हेक्टेयर। फैमिली वेलफेयर सेंटर्स अगर वहां पर अवेलेबल है तो एज पर रिक्वायरमेंट्स अपन देख सकते हैं, जिसमें बेड की 50,000 पॉपुलेशन पे एक फैमिली वेलफेयर सेंटर होना चाहिए जिसका टोटल एरिया 500 स्क्वायर मीटर से 800 स्क्वायर मीटर हो सकता है। डायग्नोसिस सेंटर का 50,000 पॉपुलेशन पे एक डायग्नोस्टिक सेंटर अवेलेबल होना चाहिए, उसका एरिया भी 500 से 800 हो सकता है। एक वेटरनिटी हॉस्पिटल जो जानवरों का हॉस्पिटल है वो 5 लाख पॉपुलेशन पे एक हॉस्पिटल अवेलेबल होना चाहिए, उसका टोटल एरिया 2,000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। डिस्पेंसरी अवेलेबल होनी चाहिए हर एक 1 लाख पॉपुलेशन पे, जिसका एरिया जो है 300 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है एज पर रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो ये सारे के सारे प्रोविजन है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। Location and size of education health facilities. The urban guidelines recommend that the education health facility should be located in the central business district or other suitable location accessible to the residents. तो ये जो जगह है जो सेंट्रल बिजनेस या तो सिटी के सेंटर में अवेलेबल होनी चाहिए या फिर ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर लोगों का इजीली पहुंच सके। The guidelines that the education and health facility should be based on the population size
growth rate and availability of the land. Layout and design of education and health facilities. The UIDFA guideline recommends that the education and health facilities should have functional layout and design that promotes efficient use of space and ease of access for users. तो ये जो UIDFA गाइडलाइन सजेस्ट करती है कि जो आपको स्पेस मिला है उसको आप बहुत इफिशिएंटली यूज करें और अच्छे से उसका मतलब उसका एक्सेस भी इजीली होना चाहिए. Guidelines suggest that the design of education and health facilities should also consider safety, security and privacy. तो जो एजुकेशन फैसिलिटीज है या हेल्थ फैसिलिटीज वहां पर सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी अवेलेबल होनी चाहिए. फैसिलिटीज एंड सर्विसेज इन एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज. फैसिलिटीज ऐसी प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि वहाँ के रेजिडेंट्स की जरूरत के अकॉर्डिंग हो. एजुकेशन फैसिलिटीज में आप बोल सकते हैं कि क्लासरूम अवेलेबल होने चाहिए, लेबोरेटरीज अवेलेबल होनी चाहिए, लाइब्रेरीज अवेलेबल होनी चाहिए और जो दूसरी अदर फैसिलिटीज है प्ले ग्राउंड है ना, कोई बोर्ड रूम, इस टाइप की फैसिलिटीज उसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए. वहीं हेल्थ फैसिलिटीज की अगर बात करें तो आउट पेशेंट क्लिनिक्स होने चाहिए, डायग्नोस्टिक सर्विस होनी चाहिए और अदर हेल्थ रिलेटेड जो छोटे सेंटर्स हैं वो सारी की सारी चीजें हेल्थ रिलेटेड अवेलेबल होनी चाहिए. अगर मैं एनवायरमेंटल कंसिडरेशन की बात करूं, एनवायरमेंटल यूआरडीपी रिकमेंड दैट द एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी शुड बी डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड विद द एनवायरमेंटल कंसिडरेशन इन माइंड. द गाइडलाइंस सजेस्ट द एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज इनकॉर्पोरेट एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन मेजर्स को अपनाना चाहिए और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम उसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए. आप देख सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप लगा सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई सा एक प्लांट लगा सकते हैं. तो इस टाइप, क्योंकि वहां से वेस्ट बहुत ज्यादा निकलता है, क्योंकि लोगों का जो है आना जाना बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आपको एनवायरमेंटल कंसिडरेशन का भी ध्यान रखना चाहिए. कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट ऑब्वियसली बात है, जो वहां पर लोग रह रहे हैं कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और उनकी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और जो जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनकी एजुकेशन एंड फैसिलिटीज जो है उनकी नीड को कंप्लीट करनी चाहिए. Implementation of UIDPI standards for education and health facilities. The implementation of UIDPI standards requires coordinated effort among various stakeholders, government agencies, urban planners and communities. तो जो भी जो अगर इम्प्लीमेंटेशन कराना है हमें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज, तो जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं? गवर्नमेंट हो सकती है, प्राइवेट एजेंसी हो सकती है, एनजीओ हो सकते हैं, अर्बन प्लानर्स हो सकते हैं, कम्युनिटी हो सकती है, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं. तो इस टाइप के या बड़े बड़े जो संस्थान है वो हो सकते हैं. तो इस टाइप के जो लोग हैं वो उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन में उनका एक कोऑर्डिनेशन हमें बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या इन्वॉल्व करता है? इंक्लूडिंग इसका असेसमेंट अच्छे से होना चाहिए, प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए, फाइनेंसिंग अच्छे से होनी चाहिए एंड मॉनिटरिंग अच्छे से होनी चाहिए और इवोल्यूशन. तो एक प्रोसेस है, सबसे पहले हम असेस करेंगे, फिर प्लान करेंगे, फाइनेंसिंग के ऑप्शन ढूंढेंगे और उसको मॉनिटर करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे. क्या क्या चैलेंजेस हैं? लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग गवर्नमेंट एजेंसीज, पॉलिटिकल एंड कम्युनिटी अपोजिशन एंड लिमिटेड फंडिंग. अब ये लगभग सब में सेम ही रहेगा. ये जो चैलेंजेस हैं अलग अलग सिस्टम प्रोवाइड करने में यूआईडीपी है कि सबसे पहला आता है लैंड की, और जैसे इन्होंने लैंड की रिक्वायरमेंट दी है तो आजकल सिटीज के अंदर लैंड बहुत कम बची है, या पुरानी सिटीज में भी लैंड काफी दूर दूर अवेलेबल होती है, और दूर अवेलेबल होती है तो वो रेजिडेंट्स की जो नीड है उसके मतलब रेजिडेंट्स जो है वहाँ इजीली नहीं पहुंच सकते हैं. तो ऐसी जगह पर डेवलप करने का भी मतलब नुकसान है, क्योंकि लोग जो है रेजिडेंट्स अगर वो यूज नहीं कर पाएंगे या बहुत उनको बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा तो ये उनके लिए कन्वीनियंस नहीं होगा, और हमें हर जने की कन्वीनियंस का ध्यान रखना है एज ए टाउन प्लानर. कंक्लूजन की बात करूं, बाय इफेक्टिवली इंप्लीमेंटिंग योर डीपीएफआई गाइडलाइन, अर्बन प्लानर कैन इंश्योर दैट दीस फैसिलिटीज मीट द नीड ऑफ प्रेफरेंस ऑफ द रेजिडेंट्स, कंट्रीब्यूट द ओवरऑल वेलबीइंग ऑफ द सिटी और टाउन. तो पूरा टाउन अगर आप अच्छे से यूआईडीपीएफआई स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो जो आपका टाउन है, जो आपका कस्बा है, आपकी सिटी है, वो बहुत अच्छे से रहेगा और उससे साथ साथ जो वहाँ पर रेजिडेंट्स हैं उनकी नीड्स को भी वो फुलफिल कर देगा. आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं पूरा कोर्स बनाऊंगा आप लोगों के लिए. प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.